ओके दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पीएलसी का। और देखिए हमारा जो लैंग्वेज होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, और जो नोट्स आपको मिलेगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। दोनों में मिलने का मतलब क्या है कि जो टेक्निकल टर्म हैं वो इंग्लिश में लिखे जाएंगे, बाकी सारी बातें हिंदी में रहेगा। ठीक है ना। जैसे हम लिखेंगे क्या, पीएलसी एक डिवाइस है। पीएलसी एक युक्ति नहीं लिख के डिवाइस, यानी कि जहाँ ज़रूरत रहेगी इंग्लिश टर्म की तो टेक्निकल लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके आपको नोट्स मिलेगा, और पूरा लेक्चर भी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको अगर हिंदी में भी लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहले हम पीएलसी के बारे में कुछ बताएंगे, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम बताएंगे, फिर आपका इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे, फिर इसके हानि लाभ, फिर इसकी विशेषताएं, सब क्रम से चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीएलसी। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब प्रोग्रामिंग किया हुआ लॉजिक कंट्रोलर है ये। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग इसके अंदर है उसको लॉजिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये जो भी कंट्रोल का अपना वर्क करता है लॉजिकली करता है। इसका मतलब इसके अपने भी लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, पीएलसी के लॉजिक गेट्स को भी हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बट दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट क्वेश्चंस कम्स इन एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इसका कुछ हम बताए ना कि जो हमारा पूरा वीडियो लेक्चर होगा ये आपका ना केवल यूपीबीटी एग्ज़ाम के लिए बल्कि कंपटीशन के लिए भी यूजफुल होगा। तो मैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे बाई साइड, उसको हम बताकर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो लड़का अगर केवल एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं वो केवल इसी पर तब फोकस करे। ठीक है, तो यह लॉजिकली क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, या जो भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है, जो भी कार्य आप चाहते हैं उसको ये लॉजिकली उसको क्या करता है, अपने आपके कार्य को लॉजिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं ये आउटपुट को लॉजिकली कंट्रोल करता है जिस प्रकार उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब देखिए एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा एक प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जिसमें अगर मोटर न चले, मोटर है कोई, अगर ये मोटर न चले तो भी एक बल्ब के द्वारा इंडिकेशन हो कि मोटर नहीं चल रहा है। और जब मोटर चलने लगे, मान लीजिए कि अब मान लीजिए स्टॉप है तो कौन सा बल्ब जले, रेड बल्ब जले। लेकिन जब मोटर रन करे तो आपका कौन सा बल्ब जले, ग्रीन बल्ब जले। ठीक है ना। ग्रीन कब चले, जब मोटर चले, और रेड कब जले, जब मोटर स्टॉप रहे। तो इस तरह का आपको कार्य चाहिए, ज़रूरत है। क्यों भाई, हम इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम पैनल पे लगा देंगे जो हमारे ऑफिस में रहेगा या एक कंट्रोल रूम में रहेगा पैनल पे, और ये सारी चीज़ें फील्ड में रहेंगी। जो भी मैं आपका फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, फील्ड में ये मोटर्स लगे हुए हैं और ये पैनल पे दोनों बल्ब ग्रीन और रेड बल्ब जल रहे हैं। तो जब मोटर नहीं चलती रहेगी तो रेड बल्ब जलेगा तो हमको मालूम चल जाएगा कि मोटर नहीं चल रही है। मोटर में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो अपने आप रेड बल्ब जल जाएगा। तो हमको यहीं बैठे बैठे मालूम चल गया कि फील्ड जो है, फील्ड में जो मोटर है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर ग्रीन बल्ब जल रहा है तो हम देख करके हम ये जान जाएंगे कि जो इंडस्ट्री में मोटर लगा हुआ है वो रन की अवस्था में है, चल रहा है। ठीक है, तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी, हमें मोटर चल रहा है, हमें बार बार जो है फैक्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इस पूरे वर्क का एक प्रोग्रामिंग करना है। मतलब ये सारा जो है आपका क्या है, ये एक एक काम जो है, जो भी एक एक काम है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है। इन सारे वर्क का क्या करेंगे आप, एक जगह पे क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम बताएंगे पीएलसी में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं
और वो कैसे लिखे जाते हैं हम आपको बताएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर यूपीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कैसे वो लिखा जाता है, कैसे वो वर्क करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, संपूर्ण इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को अर्थात प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मेमोरी में पीएलसी के अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम फीड कर देते हैं। अब पीएलसी को स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट से कनेक्ट करते हैं और आउटपुट में हम मोटर को कनेक्ट करते हैं। जब पीएलसी वर्क करती है तो चूँकि यही सब इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उसके अंदर है तो पीएलसी इसी को फॉलो करते हुए मोटर को ऑपरेट करती है। आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पूरी तरीके से जो आपकी फील्ड होती है वो ऑटोमेटिक हो जाती है पीएलसी के द्वारा। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि काम को बहुत कम समय में ही करती है, एक्यूरेट करती है, उसका लागत भी कम आता है और उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए पीएलसी का बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताया जो कुछ भी कंट्रोलिंग है, मान लीजिए हम मोटर की कंट्रोलिंग है, जो कुछ भी कंट्रोलिंग है वो लॉजिकली प्रोग्राम के थ्रू पीएलसी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर का एक शार्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके पूछता है पीएलसी क्या है, इसके ब्लॉक डायग्राम को समझाइए और उसके प्रत्येक एलिमेंट की व्याख्या कीजिए। ऐसे करके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब फिर उसमें हम बताएंगे कि सीपीयू कैसे प्रोग्राम को पढ़ता है, प्रोग्राम के कहाँ प्रोग्राम को रखा जाता है, जहाँ प्रोग्राम को रखा जाता है उसके अंदर क्या क्या लगे होते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा और बहुत ही क्रम से मिलेगा। बिल्कुल आप इधर देखिए, ये वन वे कन्वर्सेशन नहीं है, मतलब केवल हमारे द्वारा कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेज दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आगे आप पढ़ेंगे क्या, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, और फिर इसका डिफिनीसन मैं आपको बताऊंगा, पीएलसी क्या है, इसका डिफिनीसन क्या है इसको मैं बताऊंगा, फिर ब्लॉक डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए बच्चों, इसको अगर डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसको इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्री में विशेष रूप से बेसिकली यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन प्रक्रिया, जिस चीज़ का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे मान लो बोतल का उत्पादन किया गया, चिप्स के पैकेट का, जो आपके दैनिक जीवन में आसपास है उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो जो कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या आपके मोटर गाड़ियों के पार्ट्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो कुछ भी आपको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी के को कंट्रोल, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री में बेसिकली पीएलसी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन विशेष रूप से पीएलसी को हम इंडस्ट्री में एज ए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम इसका बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, तो इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसका इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस का क्या होता है, यह भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। पहले हम आपका जो इसका वर्क है, ये वर्क कैसे परफॉर्म करता है मैं उसको बताऊंगा। फिर इसमें आपको हम बताऊंगा कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फिर हम आपको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पीएलसी होता है वो डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। अगर आपके पास एसी अवेलेबल है तो उसको एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई एक डिवाइस होती है जो एसी को एक रेगुलेटेड डीसी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो हम एसएमपीएस के थ्रू डीसी सप्लाई से हम पीएलसी को क्या कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं। ठीक है ना। तो
मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कि मोटर अगर चल रही है तो उसको हमें जानना है तो ग्रीन बल्ब जलाना है, अगर मोटर ऑफ हो गई है तो उसको जानना है हमें तो रेड बल्ब जलना है। और रेड और ग्रीन बल्ब कहाँ लगे होंगे? आपके पैनल पे लगे होंगे, और जो आपके मोटर है वो आपका इंडस्ट्री में फील्ड में वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो अब जो भी ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, इस सब इंस्ट्रक्शन को जब हम कलेक्ट करेंगे तो एक प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और उसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब मेमोरी में जिस प्रकार से प्रोग्राम है उसी के प्रकार से ये आपका पीएलसी क्या करती है, आउटपुट को कंट्रोल करती है या अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ही तो है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट किया गया है तो प्रोग्राम बना हुआ है। बहुत सारे प्रोग्रामों को जब कलेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो पीएलसी क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। मतलब आपका ये सब व्हाट्सएप क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, मतलब एक तरह का क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें व्हाट्सएप क्यों बनाया गया, कि हम अपने टेक्स्ट मैसेज को यहाँ से कहीं और भेज सकें, या अपने ऑडियो को कहीं भेज सकें, अपने शॉर्ट वीडियो को कहीं भेज सकें, या इमेज को कहीं भेज सकें, इसलिए बनाया गया है। मतलब जो आपका यह काम है, जो यह वर्क है, इसको एज ए इंस्ट्रक्शन उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डाल दिया गया है। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी व्हाट्सएप क्या करता है, वर्क करता है। सेम उसी प्रकार जो आपका कंट्रोलिंग वर्क, जो आप कंट्रोलिंग वर्क करना है एज ए इंस्ट्रक्शन और एज ए प्रोग्राम, उसको मेमोरी में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे अभी कि सीपीयू कैसे मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और कैसे जो है अपने वर्क को परफॉर्म करता है। इसमें रजिस्टर्स क्या क्या काम करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, इसमें स्विचिंग का काम क्या है, 0101 मशीन लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा शार्ट में हम बताएंगे आपको, ताकि आपको आगे की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखिए ये लेक्चर आप हमारे पीएलसी का पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं आपको कि आपको बुक उठा के या फिर नोट्स उठा के देखना नहीं पड़ेगा। बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखेंगे, रोबोट की तरह इधर उधर देखेंगे, फिर आप एग्ज़ाम में चले जाएंगे। इस बात की गारंटी आप अच्छी तरीके से लिख कर आएंगे, आप पास होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिक्सचर करेंगे तो इससे ज़रूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अब जो भी प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिए हैं उस प्रोग्राम को रीड कौन करेगा, सीपीयू करेगा। फिर इसको सप्लाई कहाँ से मिलेगी, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई हम इसको देते हैं। हमें स्विच मोड पावर सप्लाई से या डायरेक्ट डीसी सप्लाई दें, डीसी सप्लाई से वर्क करती है। यहाँ पे आपका लगा क्या होता है, प्रोग्रामेबल डिवाइस। ये कैसे वर्क होता है अभी हम आपको समझाएंगे, घबराइए मत। ये प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या होता है, एज लाइक मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर ही है, जिसके सहायता से हम प्रोग्राम इसके अंदर लिखते हैं या प्रोग्राम को इसके अंदर राइट करते हैं, रीड करते हैं, एडिट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इसी पर्सनल कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू ही हम इसमें करते हैं, ठीक है ना। हम अगर हम चाहें तो इसके डाटा को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके डाटा को क्या कर सकते हैं, इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड और अपलोड क्या होता है आप जानते ही होंगे। जैसे हम जब हम डाटा किसी बड़े सर्वर से लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और जब कोई डाटा छोटे सर्वर से बड़े सर्वर पर डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपलोड करते हैं। जैसे आप मूवी क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यूट्यूब पर वीडियोज़ क्या होते हैं, अपलोड होते हैं। तो डाउनलोड अपलोड समझ में आ गया। तो जब हम बड़े सर्वर पे वर्क करेंगे तो अपलोड होगा, छोटे सर्वर पे, बड़े सर्वर से डाटा छोटे सर्वर पे लाएंगे तो वो डाउनलोड होगा। तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग के जो भी वर्क है हम प्रोग्रामिंग डिवाइस या पीसी के थ्रू इसके अंदर करते हैं। यहाँ पे आपका लगा हुआ है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल से हम इनपुट डिवाइस को इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हम पुश बटन ही यूज करते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइस, आपके सेंसर हैं, बहुत कुछ है। अभी मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक लिस्ट दे दूंगा। तो इनपुट डिवाइस को एक मॉड्यूल के थ्रू ही हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ हम आउटपुट डिवाइस को एक विशेष व्यवस्था के द्वारा या आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा ही हम इसको जोड़ते हैं। मान लीजिए आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्टर आ जाएगा, रिले आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस के रूप में आती हैं, जिसको अभी हम लिख देंगे। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, आउटपुट डिवाइस में कोई फॉल्ट आ गया, तो वो उसका प्रभाव डायरेक्ट सीपीयू मतलब पीएलसी पर न पड़ के क्या पड़े,
यहीं पर क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, रुक जाए, इसका दुष्प्रभाव यहाँ तक ना पहुँच पाए। इसलिए एक विशेष व्यवस्था के थ्रू ही हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम पीएलसी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो फिर अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि ये मेमोरी की साइज़ क्या होती है। देखिए मेमोरी दो प्रकार का यहाँ यूज होता है। कौन कौन सी मेमोरी यहाँ जनरली यूज होती है, दो प्रकार की मेमोरी यहाँ पे यूज होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। इसका हम जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रैम रोम यहाँ क्या है, क्या वर्क करता है, कैसे है। ये प्राइमरी मेमोरीज के एक प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो इसमें देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। जो भी प्रोग्राम होता है बेसिकली जो है इसी के अंदर डाला जाता है, रोम के अंदर ही डाला जाता है। लेकिन जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है अपने कार्य को, तो वो कहाँ आ जाता है, वो रैम में आ जाता है। रैम केवल डाटा को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस चाक को हमको कहीं रखना है, तो हम हाथ पे क्या किए, इसको होल्ड किए, ठीक है। तो ये रैम होता है। रैम केवल होल्ड करने के काम में आता है डाटा को। लेकिन जब परमानेंटली इसको सेव करते हैं तो कहाँ जाता है, वो रोम में जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सअप देख रहे हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे व्हाट्सअप देख रहे हैं। व्हाट्सअप को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो रीड कर रहे हैं उसको, तो मतलब रीड ओनली मेमोरी में वो है, ठीक है। कहाँ है वो रोम के अंदर है। लेकिन जब उस पर क्लिक कर दिए तो हज़ारों लाखों इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस होना शुरू हो गए। और प्रोसेस कर कौन रहा है, सीपीयू कर रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं, वो सब किसके अंदर जा रहे हैं, तब वो जो है आपके रैम में जा रहे हैं। जो भी खोलने के बाद जो वो वर्क करेगा वो किस में करेगा, रैम में करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट मैसेज आप लिख रहे हैं, तो जो मैसेज आप लिख रहे हैं वो कहाँ रहता है, रैम में होता है। और जब उसको सेंड कर देते हैं, मतलब डाटा कहीं जाकर सेव हो जाता है, तो कहाँ जाता है, रोम में जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं वो सबसे पहले रोम में होते हैं, लेकिन जब वो वर्क करते हैं तब वो रैम में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी इसकी यहाँ यूज होती है। मेमोरी की जो साइज़ होती है वो मैक्सिमम 1 KB से 64 KB तक होती है। इनपुट डिवाइस इसमें कौन कौन से होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके इनपुट डिवाइस भी पूछ सकता है, आउटपुट डिवाइस भी पूछ सकता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है कि पीएलसी किस सप्लाई पे वर्क करती है, इसका मात्रा भी पूछ सकता है कि उसका मान कितना होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। पीएलसी क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसके संपूर्ण पार्ट को एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एक बार में हमारी बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो इसको 1 से 2 बार में समझने का प्रयास करें। मैं आपको जल्द ही मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे अगर क्वेश्चन आप मुझसे फ़ोन से अगर पूछना चाह रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपका जो भी काम है वो क्या है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम को कहाँ हम डालते हैं, मेमोरी में डालते हैं। फिर उस प्रोग्राम को रीड कौन करता है, मतलब उस प्रोग्राम को प्रोसेस कौन कराता है, उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, सीपीयू कराता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब इनको सप्लाई देने का काम क्या करता है, पावर सप्लाई के थ्रू हम इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई पे ही वर्क करती हैं। इसके अंदर जो भी हमको प्रोग्रामिंग जिस लैंग्वेज में लिखना है, पर्सनल कंप्यूटर या किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस के माध्यम से इसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे इसका इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है, यहाँ पे इसका आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है। जो भी प्रोग्राम इसके अंदर आपने किया है, जब आप सप्लाई इसको देते हैं तो उसी प्रोग्राम के अनुसार मान लीजिए यहाँ आपने क्या कर दिया, मोटर को रिले के द्वारा कनेक्ट कर दिया, तो जो भी प्रोग्राम है वैसा ही आपको मोटर को सप्लाई मिलेगा, सिग्नल मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग मोटर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें क्या थी, ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत थी। अब हम आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि इसके इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है, और मैं आपको बताऊंगा सीपीयू कैसे मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। एक संक्षिप्त में इसको हम समझाएंगे। इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे किसमें, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 51 में। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आप फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, डिकोडर, एनकोडर जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसका बहुत शानदार यूज होगा यहाँ पे। तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए। हाँ तो बच्चों आप लोग देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया है। यहाँ पर क्या है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, आउटपुट युक्ति। इसको क्या लिखेंगे हम, इनपुट युक्ति।
ठीक है ना। तो आपका इनपुट डिवाइस के फॉर्म में देखिए क्या क्या है, सेंसर है, ट्रांसमीटर है, लिमिट स्विच है, पुश बटन है, सेलेक्टर स्विच है, फ्लो मीटर है, टॉगल स्विच है। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी एक दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सा इनपुट स्विच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट स्विच। इसको कोई भी एग्जांपल आप इसमें से दे सकता है। ये आपका रिले, कॉन्टैक्टर, सोलेनाइड, बल्ब, इंडिकेटिंग लैंप, टावर लैंप, ये सब जो है क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस के रूप में होते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि एक एक को गूगल पे डाल के, एक एक चीज़ को गूगल पे डाल के इसका आप इमेज भी देख लीजिए। जब इसका इमेज देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। गूगल पे सर्च करके इसका 3D इमेज आप जरूर देख लीजिए। तो ये है इनपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को इनपुट मॉड्यूल के थ्रू PLC से जोड़ते हैं, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू PLC से जोड़ते हैं, आउटपुट से जोड़ते हैं, आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू हम इसको आउटपुट डिवाइस को जोड़ते हैं, इनपुट मॉड्यूल के थ्रू इनपुट डिवाइस को जोड़ते हैं। हम मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसका प्रभाव PLC पर न पड़े, इसलिए मॉड्यूल के थ्रू ही हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि कैसे CPU प्रोग्राम को रीड करती है, ठीक है। थोड़ा सा शार्ट में भी इसको हम बताएंगे, आगे इसका डिटेल स्टडी किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखो, मैं इस बातों को बहुत शार्ट में समझाने का प्रयास करूँगा कि ये आपका प्रोसेसर करता क्या है और कैसे ही मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को ये रीड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप क्या है, प्रोग्राम है, उसके अंदर जो कुछ भी आप लिखे हैं वो क्या है, डाटा है। अब वीडियो प्लेयर यूज करते हैं, वीडियो प्लेयर क्या है, प्रोग्राम है, उसके अंदर जो भी सॉन्ग्स हैं, वीडियो हैं, जो कुछ भी है वो क्या है, डाटा है। पहली बात आपको ये बता दें कि जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, जो भी फ़ोटो मोबाइल में के अंदर जाता है वो 0101 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, 01011 के फॉर्म में होता है, वो बाइनरी के ही फॉर्म में होता है, समझ गया ना। वो आपको इस रूप में दिखता बस है, लेकिन वो फॉर्म किस रूप में होता है, वो 0101 के भी फॉर्म में होता है। इसको 0101 में कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर करता है, क्या की इंटरप्रेटर करता है, कि असेंबलर करता है। ये सब बातें आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर जो प्रोसेसर इनको रीड करता है वो इसी फॉर्म में रीड करता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट कर देता है, आउटपुट जब देता है तो वो भी बेसिकली इसी फॉर्म में होती है। फिर वो इस फॉर्म से आपके आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, किसी माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बस ये जानिए जो कुछ भी आप उसमें लिखते हैं वो 0101 के फॉर्म के ही रूम में ही वो अंदर जाता है, समझ में आई बात। और फिर अब देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, मान लीजिए व्हाट्सअप है, ठीक है ना। व्हाट्सअप को आपको क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर डाल देते हैं। मेमोरी क्या है, एक समझ लीजिए बड़ा थैला है, और ये आपका प्रोसेसर के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, या रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, छोटे थैले, समझ लीजिए पर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें ही आप, इंपॉर्टेंट सामान ही आप उसमें रखते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक पर्स के जैसे होता है, और ये क्या होता है, आपका पूरा बड़ा थैला होता है। इसमें दुनिया की सारी चीज़ें भरी होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, इसके ज़रूरत की चीज़ों को इसके अंदर, रजिस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक बिट को ही स्टोर करता है, चाहे 0 को करे चाहे 1 को करे, चाहे 0 को करे चाहे 1 को करे। एक फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक बिट को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो 0101 आते कहाँ से हैं, ये स्विचिंग से आते हैं। जैसे आप ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, हम ट्रांजिस्टर को बेसिकली एम्पलीफायर के रूप में करते ही हैं, उसके साथ साथ हम एज ए स्विच भी उसका यूज करते हैं। जब ऑन होगा ट्रांजिस्टर, आउटपुट में 1 आएगा, लॉजिक 1, ठीक है। जब ऑफ होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0101 वो स्विचिंग के थ्रू ही आते हैं आपके, ठीक है, और कहीं से नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ मेमोरी में एड्रेस और डाटा जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर डाले गए होते हैं। मान लीजिए ये आपका व्हाट्सएप है, तो कई मिलियन इंस्ट्रक्शन इसके अंदर, ट्रिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाले जाते हैं, उनके एड्रेस के इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाले जाते हैं। समझ में आ रही बात, पूरे क्रम से होते हैं और कई मिलियन इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत होते हैं। लेकिन ये प्रोसेसर की अपनी स्पीड होती है कि इसको बहुत जल्दी क्या करता है, रीड कर लेता है। एक एग्जांपल आपको बताएं, अब जैसे मान लीजिए 25 का 25 में मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे जब,
तो कितना आएगा, तुरंत बताएगा 625 आ जाएगा। लेकिन इसको करने में क्रम होता है ना कि 5 का 5 में करेंगे, फिर कैरी ऐड करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर उसका कैरी ऐड करेंगे, फिर लास्ट में ऐड करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितना यह काम है एज ए इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन इसके अंदर फीड कर दिया जाता है। और जैसे ही प्रोसेसर जैसे ही ऑन होता है, जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, वो प्रत्येक लाइन को बहुत फास्ट अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर उसको इस बसेस के द्वारा अपने अंदर ले लेता है, बहुत फास्ट करता है वो काम। और फिर उसको अपने अंदर लेने के बाद करता क्या है, उसको डिकोड करता है डिकोडर के माध्यम से। तो देखिए मेमोरी में जो कुछ भी आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है उस प्रोग्राम को क्या करता है, बाय प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एड्रेस के थ्रू यही प्रोसेसर जो है एड्रेस इस पर एक्टिव करता है। इस एड्रेस की डाटा जो है फिर एड्रेस पर डाटा बस से इसके अंदर जाती हैं, ठीक है ना। फिर जो इस सारे डाटा को लेने का जो काम है प्रोसेसर के द्वारा, इसको हम कहते हैं फेचिंग। क्या कहते हैं इसको, फेचिंग करते हैं। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखने के लिए नहीं है। प्रोसेसर कैसे वर्क करता है एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसको बस अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब जब आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो इसको पढ़ने लिखने समझने में आसानी होगी। इसको आपको लिखना नहीं है कहीं, बस थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि प्रोसेसर कैसे वर्क करता है। तो इन डाटा को क्या करता है प्रोसेसर, डाटा बस से अपने अंदर लेता है। ये बस क्या है, कलेक्शन ऑफ वायर्स है, जिससे सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एड्रेस बस से एड्रेस, डाटा बस से डाटा, या कंट्रोल सिग्नल इसके द्वारा होता है। कंट्रोल सिग्नल किस काम के आता है, कंट्रोल सिग्नल ही प्रोसेसर को बताता है कि हमें जो कुछ भी हमने मेमोरी से लिया है उसका करना क्या है, ठीक है। रीड करना, राइट करना, क्या करना है, कंट्रोल सिग्नल ही बताता है, ठीक है। सजीव नहीं है, बातों को अपने आप समझ ले क्या करना है। तो जो कुछ भी डाटा है वो इसके अंदर किस फॉर्म में होता है, जो भी यहाँ डाटा है 010101 इस फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर इसको रजिस्टर्स के अंदर डालता है। तो ये अब इसको क्या करता है, डिकोड करता है। इसमें डिकोडर लगे होते हैं, डिकोड करता है कि वास्तव में हमें इसका करना क्या है। डिकोड करने के बाद जब इसको मालूम पड़ता है कि हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, उसके बाद प्रोसेसर उस वर्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो मेमोरी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को डाल देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन मिलियन में होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में बहुत फास्ट प्रोसेसर वर्क करता है। उनको इंस्ट्रक्शन पढ़ता जाता है, आउटपुट देता जाता है, पढ़ता जाता है, देता जाता है। ये सब काम बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पर क्लिक किया, लाखों मिलियन इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेसर के द्वारा पढ़े गए, तब जाके आपको आउटपुट मिलता है, तुरंत मिलता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ फास्ट वर्क करते हैं। चाहे 8085 हो, चाहे आपका 8085 हो, चाहे 8086 हो, ये सब क्या है, प्रोसेसर ही हैं जो मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का काम करते हैं। आपके मोबाइल में प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होता है। जो कुछ भी आपने एप्लीकेशन मोबाइल में अपने स्टोर किया है वो मेमोरी के अंदर होता है। फिर जो आपके मोबाइल में प्रोसेसर है उसको जब आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का प्रोसेसर उसके सारे इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से बहुत तेज़ पढ़ता है और फिर उसको खुल के सामने आता है, मतलब अब आउटपुट देने को तैयार होता है या आउटपुट दे देता है, ठीक है ना। जैसे कुछ लिख कर भेजे, अब तुरंत वहाँ पहुँच गया, लेकिन इस बीच में बहुत सारे प्रोसेसिंग हुआ, तब जाकर आउटपुट फाउंड हुआ, ठीक है ना। तो इसका मैं संक्षिप्त इंट्रोडक्शन बस आपको मैं देना चाह रहा था। और मैं आपको बताया कि आप फ्लिप फ्लॉप क्यों पढ़ते हैं, रजिस्टर क्यों पढ़ते हैं, उसका यहाँ यूज क्या है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अलावा और किस काम में भी आ सकता है। फिर ये मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। जो कुछ भी आप फीड करते हैं, डाटा आप लिखते, मेमोरी में जो कुछ सॉफ्टवेयर आप डालते हैं वो कहाँ जाती है, रोम में जाती है। फिर रोम के डाटा जो होते हैं, जो डाटा को होल्ड करने का काम क्या करता है, रैम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहे हैं, अभी भेजे नहीं हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ये होल्ड होगा, रुका हुआ है, अभी आप भेजे नहीं हैं तो रुका हुआ है। तो कहाँ है ये आपके किस में है, रैम में है। अभी मान लीजिए मोबाइल आप बंद कर दीजिए, या मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट पर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, तो जो कुछ भी आप लिख रहे हैं अभी उसको सेव नहीं किए हैं जब आप अभी केवल आप लिख रहे हैं, तो क्या है वो किस में है, वो रैम में है। अब इससे लाइट ऑफ हो, कंप्यूटर ऑफ कर दिए, लाइट ऑफ हो गई तो सब खत्म हो जाता है वो। तो जब आप पूरा लिख कर उसको सेव करते हैं तब जा कर के वो रोम में जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए परमानेंटली मेमोरी मतलब परमानेंटली किसी डाटा को सेव करना है तो किस में डालते हैं, रोम में डालते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी के यहाँ बेसिकली यही दो पार्ट हैं।
और यही हमको स्टडी करना है। तो मैंने आपको मेमोरी बताया, फिर प्रोसेसर कैसे वर्क करता है मैंने आपको बताया। तो फिर मैंने आपको पीएलसी का समझ लीजिए कि 1-2 टॉपिक कवर किया। मैं आपको अब बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, पीएलसी की विशेषताएं क्या हैं, पीएलसी के लाभ क्या हैं, पीएलसी की हानियां क्या हैं। तो बस बने रहिए हमारे वीडियो में। हाँ तो बच्चों देखिए, एडवांटेज ऑफ पीएलसी। नाउ वी आर कंसिडर एडवांटेज ऑफ पीएलसी। अब हम पीएलसी के एडवांटेज पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन दिया गया है हिंदी इंग्लिश में। आपके नोट्स में भी आपको पूरा हिंदी में दिया गया है, टेक्निकल लैंग्वेज में आपको नोट्स में दिया गया है। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कंट्रोलिंग ऑफ मेनी मशीन्स। मतलब इसके एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या है कि हर मशीनों के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही जगह से हम एक से ज़्यादा मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। यह मतलब कंट्रोलिंग जो है मेनी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है इसके द्वारा, पीएलसी के द्वारा। सो ऑपरेशन ऑन सीआरटी, पीएलसी जो भी वर्क कर रही है उसको हम क्या करते हैं, एक डिस्प्ले पर देख सकते हैं, जैसे हमने बताया स्काडा के थ्रू। स्काडा में क्या होता है, पीएलसी जो भी वर्क करती है, पीएलसी वर्क एज ए आरटीयू, आगे आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पीएलसी जो वर्क करती है उसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। 20 के लाभ है। फिर फास्ट स्पीड या फास्ट रिस्पांस, इसका स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, इसलिए रिस्पांस भी क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब आउटपुट भी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 लेबर को हम बोतल बनाने के लिए दे दें तो वो प्रोसेसिंग उसका क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन यह मशीन है, ये मेमोरी के इंस्ट्रक्शन रीडिंग पर वर्क करता है, तो जिससे बताए गए प्रोसेसर का स्पीड बहुत फास्ट होता है, इसलिए पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए इसका फास्ट स्पीड और रिस्पांस भी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। लेस मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस कास्ट, मैंने आपको बताया कि पीएलसी को बनाने में बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं आता है। इसका अनुरक्षण कास्ट भी बहुत कम आता है, उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते जो ख़राब होने की संभावना है, ठीक है ना। इसलिए मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों कास्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। जैसे क्या होता है, जो भी वर्क हो रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं, पीएलसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी वर्क हो रहा है उसका हम एक क्या कर सकते हैं, उस सब का जो भी काम हो रहा है उसका हम इमेज भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। स्काडा में सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ भी बहुत बेस्ट होती है। मतलब ये इसके द्वारा हम कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट करा सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन शब्द यहाँ कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एसी लगी हुई है और एसी का टेम्परेचर आपको कंट्रोल कर रहा है एसी का टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है तो रिमोट से यहीं से कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि रिमोट और एसी के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी ना ये रिमोट एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार इसके और आउटपुट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो बेस्ट होता है। फिर इसमें क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी का यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो चाहे वही जाकर पीएलसी को नहीं खोल पाएगा, ठीक है। इसमें अनलॉकिंग व्यवस्था होती है, वो लॉक पासवर्ड आप डालेंगे तभी जाकर के वो खुलेगा। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में पासवर्ड डालते तभी वो खुलता है, वो क्या है, एक प्रकार का सिक्योरिटी ही तो है। तो इस प्रकार से ये पीएलसी के सारे एडवांटेज हैं। जब हम पीएलसी के एडवांटेज को समझ लेंगे तो हम इसके लॉसेस को भी बताएंगे। फिर जब आप एडवांटेज और लॉसेस दोनों जान जाएंगे तो फिर विशेषताएं आप खुद लिख सकते हैं। जब एडवांटेज जान गए, लॉसेस जान गए, इसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी आपको हो गई, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो विशेषताएं आप 50 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो भी बातें हैं ये क्या हैं, आपके एडवांटेज ऑफ पीएलसी है, ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, लॉसेस ऑफ पीएलसी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई दिन के साथ, नई विश्वास, नई उमंग के साथ फिर हम आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं क्या, लॉसेस ऑफ पीएलसी।
देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बताना मैं भूल गया, आप जो है हमारे चैनल वैभव एडवांस लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मेरा अपना पर्सनल चैनल है, उस पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब अपलोडेड किए गए हैं, उसका आप फ्री में लाभ लीजिए, ठीक है ना। तो आप वैभव एडवांस लर्निंग जरूर सर्च कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या है, VAIBHAV वैभव, फिर ऐसे एडवांस, वैभव एडवांस लर्निंग, इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फ्री में आपको लाभ लेना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से डाले हुए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी की हानियाँ, क्या क्या इसके लॉसेस होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। देखिए, अगर कहीं बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो कहीं थोड़ा बहुत अपमान भी झेलना पड़ेगा, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, होना है। कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हानि भी होगा, उसको आपको सहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी भी किसी चीज़ से निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों होना ही होना है। कभी भी जैसे एक सिक्का के दो पहलू हैं, कभी एक पहलू को आप हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हानि लाभ, जीवन मरण, जैसा सब एक क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ में होंगे ही होंगे। फिर आपको हम बता रहे हैं क्या डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी की हानियाँ। सबसे पहले हानि है चेंजिंग इन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपने मोटर को ऑन और ऑफ करने का एक प्रोग्राम क्या कर दिया, मेमोरी में आपने डाल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग पीएलसी क्या कर रही है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है। मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई नई टेक्निक आ गई या हमें कुछ नया परिवर्तन उसमें करना है, कुछ नई चीज़ें ला करके ऐड करना है, तो हमें इस पूरे सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ता है, चेंजिंग करना पड़ता है, या ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते हैं। फिर क्या है, हाई टेम्परेचर, जहाँ पीएलसी वर्क करती है उसके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हीट जनरेट होता है जो एटमॉस्फेयर पर अपना बैड इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो उच्च ताप भी क्या है, पीएलसी की हानियाँ हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए ये क्वेश्चन PPCL जेईई में पूछा था, इसके पहले वाले में कि पीएलसी की क्या हानियाँ हैं। तो जब बहुत ज़्यादा काम मशीनें खुद कर देंगी, देखिए हो सकता है कि स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा। देखिए, जब सारा काम में मशीनें कर देंगे तो व्यक्ति क्या करेगा बेचारा, इसलिए क्या होते हैं, बेरोज़गारी पैदा करता है ज़्यादा। फिर अब जैसे मान लीजिए कि आप धान गेहूँ खेतों में कटाया जाता था, पहले बहुत सारे मज़दूरों को इकट्ठा करके काम किया जाता था, लेकिन अब उसके जगह पे कंबाइन आ गया है। अब जब कंबाइन आ गया तो फिर उनकी आवश्यकता ख़त्म हो गई, तो बेरोज़गारी तो हुआ, मतलब वरदान, विज्ञान एक तरीके से वरदान हुआ कंबाइन बनाकर, और दूसरे तरीके से अभिशाप हो गया कि बेरोज़गारी पैदा कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या है, पावर फेलिंग प्रॉब्लम। मान लीजिए कि पीएलसी पर आप कोई वर्क कर रहे हैं और ऑटोमेटिक पावर फेल हो गया तो सब खत्म है। मान लीजिए पीएलसी कोई वर्क कर रही है, तो मान लीजिए कि पीएलसी के साथ आपने क्या कर दिया, काउंटर ऐड कर दिया है, अब पार्किंग में आपने लगा दिया है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, काउंट कर रहा है आने के भी और जाने के भी, ठीक है, अप एंड डाउन काउंटर आपने यूज किया है। अब मान लीजिए बीच में ही पावर फेल हो गया तो जितना भी डाटा इसके अंदर है सब खत्म, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से प्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें डाटा को रिटेंटिव रखने के लिए, रिटेन करने के लिए अलग से थोड़ा बहुत इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो ये इसके प्रॉब्लम है कि अगर पावर फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद क्या है, नेसेसिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स। जो भी इनपुट डिवाइस हैं उसको इनपुट मॉड्यूल के थ्रू, जो आउटपुट डिवाइस हैं उनको आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू ही हम पीएलसी से जोड़ते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। क्यों, अगर आप मान लीजिए कि अगर डिवाइसेस में कोई फॉल्ट है तो उसका प्रभाव पीएलसी पर पड़ जाता है, जिससे पीएलसी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू ही हम पीएलसी को जोड़ते हैं, जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। फिर क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सन, जिसको मिस्त्री कर सकते हैं, कारीगर कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर पीएलसी में कहीं से कोई फॉल्ट आ गया, कोई खराबी आ गई, तो उसके लिए भाई आपको ट्रेंड पर्सन ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत कम उपलब्ध होते हैं। तो ये सब क्या हैं, इसकी हानियां हैं, जिनको मैंने टॉपिक वाइज आपको समझाया है, लेकिन नोट्स में विस्तृत लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन इसको अच्छे तरीके से नोट्स में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं।